का आज बाजार पर कुछ खास असर नहीं दिखा, लेकिन सेबी चीफ और हिंडनबर्ग में वार पलटवार जारी है। हिंडनबर्ग के सेबी चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच पर आरोप लगाए जाने के बाद से आरोप और सफाई का एक सिलसिला लगातार चल रहा है। हिंडनबर्ग के आरोपों का माधवीपुरी बुच ने विस्तार से सिलसिलेवार जवाब दिया है, जिसके जवाब में हिंडनबर्ग ने नए सिरे से आरोप लगाए हैं और कुछ सवाल भी पूछ डाले हैं। पूरे मामले पर सेबी का भी बयान आ गया है और सेबी ने अपनी चेयरपर्सन का बचाव किया है। चलिए पूरे मामले को डिटेल से समझते हैं, विस्तार से बातचीत करते हैं। हमारे साथ हैं हमारे दो सहयोगी यतिन मोहता और सुमित मल्होत्रा। इन दोनों से बात करेंगे और एक एक पॉइंट से समझेंगे। यतिन, सबसे पहले आपके पास आते हैं, ये बताइए हिंडनबर्ग वाला मामला, जैसा हम इसमें लगातार आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, तो यहाँ पर जो माधवीपुरी बुच ने अपनी पर्सनल कैपेसिटी में अपने हस्बैंड के साथ मिलकर एक बहुत डिटेल्ड आंसर दिया है, उसमें क्या कहा है उन्होंने? देखिए, जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट है और उनके जो एलिगेशंस हैं उसके ऊपर बहुत बड़ी सफाई सेबी चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच ने पर्सनल लेवल पे दी और उनके पति के साथ एक जॉइंट स्टेटमेंट इशू किया। सबसे पहले रिपोर्ट में ये बताया गया था कि 2015 में जो है निवेश किया गया था। माधवीपुरी बुच ने सेबी ज्वाइन करने से 2 साल पहले ये पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट हुआ था और ये इन्वेस्टमेंट की जो फर्म थी, वहाँ के जो फंड मैनेजर थे वो धवल बुच के करीबी थे, उनके दोस्त थे, जिसके कारण ये पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट किया गया। 2018 में अनिल आहूजा ने फंड के सीईओ से हट गए और तभी अपना इन्वेस्टमेंट्स बुच दंपतियों ने भी हटा लिया। तो ये सेबी चेयरपर्सन बनने के पहले की ये पूरी जो कहानी है, उसके लिए रिबटल आपको सेबी की चेयरमैन की तरफ से आता हुआ नजर पड़ रहा है। 2019 में योग्यता के हिसाब से ब्लैकस्टोन ने धवल बुच को हायर किया था और किसी भी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट रीट के रूल्स बनाने के लिए सेबी ने नहीं लिए। इनफैक्ट माधवीपुरी बुच का ये कहना है कि जो रीट यानी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के जो रूल्स हैं वो सेबी का बोर्ड तय करती है और एक जॉइंट डिसीजन लिया जाता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए, और उसी के तहत ये पर्टिकुलर चेंजेस किए गए थे। इसके अलावा अगर हम बात करें, सिंगापुर रहने के दौरान 2 कंपनियां माधवीपुरी बुच ने बनाई थी और वो डॉर्मेंट कंपनीज हो चुकी थी और जो भी शेयर होल्डिंग पैटर्न में चेंजेस या जो भी चीज़ें करनी थी वो ऑलरेडी इन्होंने कर दी थी। तो किसी भी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट या कोई भी टाइप का कंसल्टिंग फीस जो कॉर्पोरेट से आता है, उसी प्रकार का कोई भी टाइप का आपको निवेश वहां नहीं दिखेगा। इनफैक्ट जो फंड्स हैं और जो निवेश है कंसल्टिंग का, उसका अदानी ग्रुप से भी कोई लेना देना नहीं है, ऐसा जो है सेबी चेयरपर्सन माधवी बुच का कहना है। सुमित, हुआ ये कि फिर ये जो डिटेल्ड बयान आया बुश फैमिली से, उसके बाद हिंडनबर्ग ने फिर से एक काउंटर भेजा और उसमें उन्होंने कई तरह के आरोप तो फिर लगाए ही, साथ में कुछ सवाल भी पूछ डाले। डिटेल में बताएं। देखिए, उन्होंने पहले तो क्लाइंट की लिस्ट भी मांगी है बुच दंपतियों से कि जो उनके हस्बैंड जिन जिन कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं उनका अगर उनकी क्लाइंट्स की लिस्ट मिल पाए। हालांकि जो भी यतिन कह रहे थे, बहुत हद तक उस चीज़ों में सफाई आ भी गई। उन्होंने बात मेंशन भी की कि जो 2 होल्डिंग्स उन्होंने बनाई थी, चाहे इंडिया नाम हो या फिर ओवरसीज आर्म हो, उसकी होल्डिंग्स को पहले ही ट्रांसफ़र कर चुकी थी और बहुत हद तक जो एग्जिस्टिंग होल्डिंग भी है उसका भी कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने एक मित्र की कंपनी के अंदर निवेश किया है और बाद में वो अदानी समूह से कुछ हद तक एसोसिएटेड रहे, लेकिन उसको उन्होंने इररिलेवेंट बनाया कि ये पहले ही वो अपने कार्यकाल से पहले सारी होल्डिंग को ट्रांसफ़र कर भी चुकी थी और बहुत फीस उनको आई भी नहीं है। तो इसलिए ये जो नए आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, इसको उन्होंने भी बेबुनियाद की तरफ से आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, और इस पूरे मामले में सेबी एज एन इंस्टीट्यूशन भी एक जवाब आया, एक सफाई आई है, उस पर भी बात करते। तो यतिन, सेबी ने क्या कहा है इस पूरे मामले को लेकर? तो सेबी का कहना यह है कि सभी प्रकार के डिस्क्लोजर जो है सेबी चेयरपर्सन से लिए गए थे और इनके जो इंटरनल कंट्रोल्स हैं, जो इनकी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स है, सभी पैमानों पे सेबी चेयरपर्सन ने सारे के सारे डिस्क्लोजर्स ड्यूली दिए हैं। इनफैक्ट हिंडनबर्ग का ये भी कहना है कि अदानी मामले में सेबी चेयरपर्सन ने और सेबी ने जांच में ढिलाई बरती है। सेबी का कहना ये है कि कोई भी प्रकार की जांच में ढिलाई बरती नहीं गई। इनफैक्ट 22 मामलों पे इन्वेस्टिगेशन पूरी हो गई है और बाकी की इन्वेस्टिगेशन जो पेंडिंग है वो भी बहुत जल्द पूरी होने की उम्मीद है और जैसे वो पूरी हो जाएगी सेबी ऑब्वियसली उसका कम्युनिकेशन पब्लिक डोमेन में करेगी। मार्च 2024 में और एक मामले पे जांच पूरी होने वाली है और नियमों के तहत जो हिंडनबर्ग को कारण बताओ नोटिस
दिया गया था। उसमें सेबी चेयरपर्सन ने यह भी कहा था कि कैरेक्टर असैसिनेशन की साजिश है, कहीं ना कहीं पूरे के पूरे मामले को जो हिंडनबर्ग दबाना चाहता है उसी वजह से ये सारा कुछ इन्होंने पब्लिक डोमेन में डाला है। और रीट्स का जहाँ तक कि सवाल है, सेबी का बोर्ड इस पर विचार करता है और जॉइंटली डिसीजन होता है। तो सभी तरीके से सेबी को लगता है कि उनकी जो भूमिका है अदानी ग्रुप के जो इन्वेस्टिगेशन और शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग के जो शो कॉज नोटिस का मामला है, ये क्लियरली पब्लिक डोमेन में है और बहुत सारी जांच पूरी हो चुकी है। जी शुक्रिया सुमित और यतिन आप दोनों का। तो काफी कुछ जब से पूरा मामला सामने आया उसके बाद से कई बार आरोप प्रत्यारोप सफाई इसका सिलसिला जारी है, लेकिन जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी कि इस पूरे घटनाक्रम का बाजार पर क्या असर हुआ, तो वो कुछ खास नहीं दिखा। आज शुरुआती झटके के बाद बाजार में एक शानदार रिकवरी आई। सेंसेक्स निफ्टी की एक फ्लैट क्लोजिंग देखने को मिली। मिड और स्मॉल कैप इंडेक्स इनफैक्ट बढ़त पर बंद हुए हैं। और डिटेल के लिए सुमित अभी भी हैं हमारे साथ। सुमित, तो अगर पूरे मामले को देखें, बाजार पे ऐसा कुछ खास हार्श एक्शन नहीं दिखा। मुझे आप स्टॉक वाइज बताइए और सेक्टर वाइज बताइए कि आज बाजार रहा कैसा। देखिए, शुरुआती कारोबार ने बाजार में थोड़ी बहुत एक रिएक्शन ज़रूर दिया, लेकिन बाद में एक बढ़िया रिकवरी आई, कमबैक आया मार्केट में। और हैवी वेट्स की तरफ से अच्छा पार्टिसिपेशन था। प्राइवेट बैंक्स, ऑयल एंड गैस या हैवी वेट्स, इन सब ने मिलकर मार्केट को सपोर्ट दिया। इनफैक्ट मिड कैप स्मॉल कैप तो हर निशान में रहे और बहुत अच्छी तेज़ी वहाँ बनते हुए भी दिखाई पड़ी। अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक बात की जाए तो निफ्टी के लूजर्स में अदानी पोर्ट के, अदानी समूह के थोड़े बहुत बिकवाली थी। 2% नीचे अदानी पोर्ट, एनटीपीसी 2.5% नीचे और डॉक्टर रेड्डी 2% नीचे। ब्रिटानिया 1.5% के आसपास की बिकवाली दिखा रहा था। गेनर साइड पे HDFC बैंक, हीरो मोटोकॉर्प जैसे नाम थे जो कि सपोर्ट कर रहा था कुछ हद तक। ONGC अच्छी तेज़ी ऑल टाइम हाई पे, हीरो मोटोकॉर्प नंबर से पहले चला। एक्सिस बैंक और JSW स्टील 1.5% की खरीदारी यहाँ देखने को मिली। मिड कैप में बढ़िया तेज़ी थी आज RVNL में और वोल्टास में, ज़बरदस्त उछाल था दोनों में। 11% ऊपर RVNL और वोल्टास 11% ऊपर। जुबिलेंट फूड 9% ऊपर। सुजलॉन करीब 5% की तेज़ी में रहा। मिड कैप गिरने वाले शेयरों में सन टीवी 11% नीचे, नंबर्स के बाद बालकृष्ण 7% नीचे। भारत डायनेमिक्स और एस्ट्रल यहाँ पर बिकवाली देखने को मिली। F&O में जुबिलेंट फूड्स, वोल्टास, ग्रेन्यूल्स, NMDC कुछ हद तक खरीदारी में कामकाज करते हुए दिखाई पड़े। गिरने वाले शेयरों में एस्ट्रल नंबर्स का इम्पैक्ट रहा, ABB प्रॉफिट टेकिंग कह लीजिए, बालकृष्ण नंबर का इम्पैक्ट और सन टीवी 11% के आसपास बिकवाली यहाँ देखने को मिली। तो स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरी ज़्यादा चल रही थी, लेकिन बहुत ज़्यादा कोई स्टीप रिएक्शन मार्केट में आते हुए नहीं दिखाई पड़े। जी, वहीं हिंडनबर्ग के आरोपों का बाजार पर असर को लेकर MK वेंचर्स के फाउंडर मधु केला ने कहा कि भारतीय बाजार की स्थिति काफी मजबूत है और बड़ी से बड़ी या बुरी खबर भी बाजार को नहीं गिरा पाएगी। ओवरऑल अब आपका मार्केट पर क्या व्यू बन रहा है, क्योंकि थोड़ा सा पिछले हफ्ते कुछ ग्लोबल क्यूज थोड़े वीक हुए, वो येन के रिट्रेड वगैरह का इम्पैक्ट आया। हालांकि हमारी मार्केट पर इसका इम्पैक्ट है नहीं, लेकिन ओवरऑल अभी आपको मार्केट कैसा लग रहा है इस समय? अनुज, टू बी ऑनेस्ट विथ यू, मार्केट की स्ट्रेंथ से मैं भी सरप्राइज्ड हूँ। यहाँ पे मार्केट ने नॉट ओनली ये येन कैरी ट्रेड तो कुछ नहीं है, इलेक्शन का रिजल्ट ऑब्जर्व कर लिया, बजट का शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म गेन्स का सरवाइव कर गए अपन, राइट। कितनी सारी लास्ट 6 महीने में चीज़ें हो गई, पर इंडियन मार्केट का जो रेजिलियंस है, it is unbelievable this time. Having said this, I would say that last 3 years, Anuj, returns have been exceptional. And we should be, when we get into investment of this kind, we should be moderate in terms of our expectation over the next 3 to 5 year return. I think India's story is there. There is no doubt about it. And I think still positive returns will be there, but we should not extrapolate कि अपने जो पैसा बना है लास्ट 3-4 साल में, उसको अपने को एक्स्ट्रापोलेट नहीं करना चाहिए। दैट इज पॉइंट नंबर 1। दूसरा, मैं अनडाउटेबली बोलना चाहूँगा कि कई पॉकेट्स हैं जहाँ वैल्यूएशन कंफर्ट नहीं है, राइट। थोड़ा यूफोरिया के जैसा भी लगता है कई पॉकेट्स में। तो जो भी, अगर आप इंडिविजुअल इन्वेस्टर हो तो या तो आप अगर म्यूचुअल फंड में लगा रहे हो पैसा तो केयरफुली म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करके लगाइए, पर अगर आप इंडिविजुअल कंपनीज में पैसा लगा रहे हो तो इवन और भी ज़्यादा उसको माइक्रो एनालिसिस प्रॉपर करके पैसा लगाने की ज़रूरत है।
लेकिन इधर हिंडनबर्ग के सेबी चीफ पर आरोपों को लेकर सियासी घमासान भी छिड़ गया है। कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दल हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर सेबी चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच और सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। विपक्ष इस मामले में जेपीसी की मांग कर रहा है। विपक्ष के आरोपों का बीजेपी ने भी जवाब दिया है। हिंडनबर्ग में किसका इन्वेस्टमेंट है आपको मालूम है? जॉर्ज सोरोस का। ये महाशय कौन है जो भारत के खिलाफ नियमित प्रोपेगेंडा चलाते हैं? इंडिया डेमोक्रेसी नहीं है, इंडिया सेफ नहीं है, वगैरह वगैरह। और इस हद तक है कि मोदी के पूरे सत्ता को बदलना चाहिए, आह्वान किया था जनता से। ये वहां मेन इन्वेस्टर है। लेकिन सवाल पूछना कांग्रेस पार्टी से, क्या चाहते हैं आप? चाहते क्या है आप? भाजपा का आरोप है कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान को आर्थिक रूप से कमजोर करने के षड्यंत्र में शामिल है। Retail investors, honest investors, pensioners have three questions. The first, why has Chairperson Madhavi Buch not resigned? Second, God forbid something were to go wrong and investors were to lose their money. Who is responsible? Is the Prime Minister of India responsible? Is Madhavi Buch responsible? Or is Mr. Adani responsible? And finally, the Supreme Court has been looking at this matter. New allegations have emerged. Very serious, explosive allegations have emerged. Is the Supreme Court going to look at this matter suo motu again? Slowly becoming crystal clear why Prime Minister Modi is against a joint parliamentary committee looking into this matter. तो हिंडनबर्ग की ताज़ा रिपोर्ट के ऊपर आखिर क्यों इतनी सियासत हो रही है, क्या है सियासत के मायने? आज आवाज़ अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा। शाम 7:57 पर जरूर जुड़िएगा हमारे साथ। आज का आवाज़ अड्डा, हिंडनबर्ग का हिडन एजेंडा। Mongia Steel presents Majboot Stocks of the Day. वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आवाज समाचार। अब कुछ और खबरें। कोलकाता में एक ट्रेनी डॉक्टर के रेप और मर्डर के खिलाफ देश भर के डॉक्टर विरोध प्रदर्शन पर बैठे हैं। आज दिल्ली में एम्स और सफदरजंग हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने प्रदर्शन किया और सीबीआई जांच की मांग की। आपको बता दें कि कोलकाता के आरजी का मेडिकल कॉलेज के सेमिनार रूम में शुक्रवार को सुबह 31 साल की पीजी स्टूडेंट की लाश मिली थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि पीड़िता के साथ रेप और मारपीट भी की गई थी। शनिवार को हत्या के आरोपी संजय राय को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। संजय राय कोलकाता पुलिस के साथ काम करने वाला एक सिविक वॉलंटियर है और खबरों के मुताबिक वो आरजी कार हॉस्पिटल में दलाली भी करता था। पुलिस के मुताबिक घटनास्थल से एक ब्लूटूथ हेडफोन मिला है जो आरोपी के फोन से पेयर किया गया था। सीसीटीवी फुटेज में आरोपी घटना वाले दिन सुबह 4 बजे हेडफोन के साथ सेमिनार हॉल में जाता हुआ देखा गया था। 40 मिनट बाद आरोपी जब वापस लौटा तो उसके पास हेडफोन नहीं था। घटना पर मेडिकल छात्रों और डॉक्टर्स के गुस्से को देखते हुए मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने भी इस्तीफा दे दिया है, लेकिन देश भर के डॉक्टर्स अभी धरने पर बैठे हैं। कोलकाता से हमारे संवाददाता कमलिका की एक रिपोर्ट इस मामले पर आई है, आपको भी दिखाते हैं। आखिर क्या दोष था उस लड़की की जो यहाँ पे अस्पताल में डॉक्टर बनने आई थी, और ये वही अस्पताल है आरजी कर अस्पताल जहाँ पे उस लड़की के साथ बलात्कार और उसके बाद में हत्या किया गया है। इस चीज़ को लेके पूरा देश दहल उठा चुका है और पूरा देश में इसका जो प्रोटेस्ट है वो चल रहा है। आप देख सकते हो कि जो यहाँ पे नर्सेज स्टूडेंट है, डॉक्टर्स है, जूनियर डॉक्टर्स है, वो सारे यहाँ पे धरने पे बैठे। नो मर्सी टू रेपिस्ट, यही ये लोग बोल रहे हैं। आप लोगों का अभी का मांग क्या है? अभी तक जिसके साथ ये इंसिडेंट हुआ है उनको जस्टिस नहीं मिला है। जब तक उनको जस्टिस नहीं मिलेगा हम लोग जारी रहेंगे ये रैली। और जो प्रिंसिपल ने इस्तीफा दिया है उसको दिया तो है उन लोग, देखिए इस्तीफा दिया है, उनको लगता है कि वो सेफ्टी प्रोवाइड नहीं कर पाए। अभी पूरा हॉस्पिटल में किसी भी स्टाफ का या पेशेंट का सेफ्टी सिक्योर है नहीं है ना, तो वी डोंट वांट दैट दिस इंसिडेंट विल बी रिपीट वंस अगेन। दैट्स वाई हम लोग ये कर रहे हैं और हम लोग तब तक करेंगे जो जिसके साथ ये इंसिडेंट हुआ है उनको जस्टिस नहीं मिले। आपको आने से डर लगता है? इस इंसिडेंट के बाद तो जरूर लगता है। वी आर ऑल अ स्टाफ,
और ये पूरे देश में दूसरे डॉक्टर्स भी आप लोगों के साथ खड़ा है, इसमें आपको क्या सबको साथ देना चाहिए क्योंकि सेफ्टी तो हर इंसान का राइट्स है नो। तो मुझे लगता है कि हर इंसान को इसमें मतलब सपोर्ट करना चाहिए जब तक इसका एग्जैक्ट जो मुस्लिम है वो पकड़ा ना जाए। सीबीआई इंक्वायरी चाहते हैं? हुआ तो बहुत अच्छा है, तब तक अच्छा रिजल्ट आएगा, जल्दी आएगा। अभी तक हम लोग वेट कर रहे हैं, नहीं मिला। हम लोग इसलिए तो कर रहे हैं ना, अगर मिल जाता तो हम लोग नहीं करते। एक व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है। हाँ, एक व्यक्ति का काम तो मुझे नहीं लगता ये है। और आप अगर सुनेंगे पूरा हर लोगों से तो वो भी यही बोल रहे हैं कि एक व्यक्ति का काम नहीं है। तो यही इन लोगों का कहना है कि इनको लगता है कि ये काम एक व्यक्ति का है नहीं, प्रिंसिपल का दोष ऐसे ही था क्योंकि प्रिंसिपल ने सुरक्षा नहीं दे पाया और उन्होंने जो इस्तीफा दिया है वो ठीक है, पर इन लोगों को जस्टिस चाहिए क्योंकि उनको लगता है कि एक व्यक्ति क्या ये काम नहीं है कि वो इस तरीके से अकेला इतना कुछ कर पाएगा। और जस्टिस के लिए वो लोग यहाँ पे बैठे हैं, सारे देश के डॉक्टर्स उनके साथ हैं। वो चाहते हैं क्योंकि अभी जब वो अस्पताल आते हैं वो डरने लगे हैं। पुलिस का जहाँ तक कहना है कि पुलिस एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, आज 4 लोगों को बुलाया है। बीजेपी के तरफ से शुभेंदु अधिकारी उन्होंने वो आज कोर्ट में गुहार लगाया है। 3 केसेस कोर्ट में हैं जहां पर सीबीआई मांग किया जा रहा है। स्पैम और स्कैम कॉल्स पर रोक लगाने के लिए दूरसंचार विभाग सख्त है। विभाग अनरूली कस्टमर्स की लिस्ट बनाने की तैयारी कर रहा है। इसमें शामिल ग्राहकों को 1 से 6 महीने तक के लिए सिम कार्ड नहीं मिलेगा। डिटेल्स के लिए हमारे साथ हैं हमारे संवाददाता असीम मनचंदा। असीम, इस पूरे सिस्टम से किस तरीके से स्पैम या स्कैम कॉल्स रोकेंगे? अभी कोई व्यक्ति मोबाइल के जरिए फ्रॉड करता है तो सरकार उसके नंबर को डीएक्टिवेट कर देती है, लेकिन वो व्यक्ति अगले दिन नया नंबर लेकर के दोबारा से वही काम करने की शुरुआत कर देता है। और यही काम अनचाही कॉल्स का है। अब निजी नंबरों से अनचाही कॉल्स की जा रही है, सरकार एक के ऊपर रोक लगाती है तो दूसरे दिन व्यक्ति एक और नया नंबर लेकर के कॉल करने की शुरुआत कर देता है। तो जो हमें सूत्र बता रहे हैं कि हर महीने एक फ्रॉडस्टर 25 से 30 नए नंबर बदल देता है, तो सरकार इसके ऊपर पूरी तरह से रोक लगाने की तैयारी कर रही है। जो हमें सूत्र बता रहे हैं कि सरकार जल्दी ही इसके लिए अनरूली कस्टमर्स की एक लिस्ट बनाएगी। जो भी व्यक्ति इस लिस्ट के अंदर शामिल होगा सरकार उसके सारे टेलीकॉम रिसोर्सेज को ब्लॉक कर देगी। इतना ही नहीं, उसका नए नंबर लेने पर 1 महीने से लेकर के 6 महीने तक रोक भी लगा सकती है। नया टेलीकॉम एक्ट पारित हो चुका और सरकार अब उसके तहत रूल्स बनाने की तैयारी कर रही है। जल्दी सरकार सभी पूरी इंडस्ट्री के साथ जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ कंसल्टेशन करेगी और ऐसे नियम्स लेकर के आएगी कि जिसके जरिए ऐसे ग्राहक हैं उनको अनरूली कस्टमर्स की लिस्ट के अंदर डाला जाए और उनको पार कर दिया जाए ताकि वो 1 महीने से लेकर के 6 महीने तक कोई भी नया नंबर हासिल ना कर सके। जी, बहुत शुक्रिया असीम इस अपडेट के लिए। अब बात करते हैं कंज्यूमर अड्डा की और आज बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डिजिटल क्रिएटर्स को भी न्यूज़ चैनल या अखबार की तरह क्या नियम कायदे मानने होंगे? सरकार डिजिटल कंटेंट पर क्या कानून बनाने जा रही है? डिटेल में बातचीत करेंगे। डिजिटल कंटेंट कितना कंट्रोल आज के कंज्यूमर अड्डा में? तो आवाज समाचार में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर CNBC आवाज पर खबरों का सिलसिला इनफैक्ट जारी है और आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी विजिट कीजिए। वहां पर एक क्लिक पर आपको ताज़ी और अपडेटेड खबरें मिलेंगी। नमस्कार।